ठीक है, तो हमने अभी तक 2 चैप्टर पढ़े हैं, महाद्वीप और महासागर। ठीक, अभी हम लोग एटमॉस्फेयर मतलब हिंदी में वायुमंडल शुरू करने वाले हैं। ठीक, वायुमंडल क्या होता है ये तो सबको पता है कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो विभिन्न तरह के गैसों की जो परत पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक, इसका डिफिनेशन वगैरह लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है, वायुमंडल क्यों है, पृथ्वी के पास वायुमंडल अपना क्यों है, बताइए क्यों है? किन्हीं को पता है वायुमंडल के लिए? सिंपल सी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कण होता है, जो वायुमंडल का जो गैस है उनको अपने तरफ आने से जो भारी गैस मतलब रखा रहता है अपने पास, धरातल के पास वो खींच के रखता है, समझ रहे? इसलिए सर्टेन हाइट तक मतलब कुछ ऊंचाई तक वो वायुमंडल का परत है, ज्यादा ऊंचाई तक नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा 6 किलोमीटर तक 6 किलोमीटर नहीं है। देखिए वो तो वायुमंडल ज्यादा है, वायुमंडल 640 किलोमीटर के बाद भी है, 640 किलोमीटर भी है, लेकिन 30 किलोमीटर तक मान के चलिए कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह जो है 20 किलोमीटर तक ही पाए जाते हैं, ज्यादा घनत्व तो इनका जो ऊपर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के गैस ही पाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में, एक कंपोजिशन मतलब होता है क्या, संघटक एंड इंग्लिश थोड़ा सा लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, बायलैंग्वेज स्ट्रक्चर। तो 2 चीज हम लोग आज कवर करेंगे। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल जो है पृथ्वी का वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, हाँ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब अवयव क्या है। ठीक है, कंपोजिशन में तीन तरह के अवयव वायुमंडल में पाए जाते हैं। पहला गैस है, दूसरा वाष्प है, जल वाष्प जिसको कहते हैं वाटर वेपर, और तीसरा एरोसॉल। एरोसॉल मतलब जो धूल के कण होते हैं। आप देखेंगे जब कमरे में जब लाइट आती है तो दिखता है ना कितना धूल है, हम लोग अभी इस कमरे में बहुत ज्यादा सारे धूल है लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, वो भी वायुमंडल की एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक, तो 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वायुमंडल में, गैस, वाष्प और एरोसॉल। गैस में कौन कौन से फेमस हैं? ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, और भी बहुत सारे हैं जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उतने ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। ठीक, चलिए नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ये फास्ट कर लीजिए क्योंकि ये सबको पता होता है। आप देखिए 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? लगभग 21% के लगभग, 20.9%। आर्गन 0.9%। यानी इन दोनों गैसों के बाद सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, उसके बाद आर्गन 0.9%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? हाँ 0.03 पहले था, अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कार्बन का जो इमिशन है यानी जो निकल रहा है वो बहुत ज्यादा निकल रहा है, फैक्ट्री वगैरह से, कल कारखानों से हो गया, मोटर वाहनों से, इसलिए जो उसका कंसंट्रेशन मतलब सांद्रण है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो पहले था 0.03, अभी हो गया 0.042। ठीक, 0.04, इसमें 2 भी लगा सकते हैं, मतलब आगे के लिए 25 तक है, तो ये इतना परसेंट मान सकते हैं। ओजोन कितना है? ये घटते बढ़ते रहता है, इसका कोई परसेंटेज नहीं होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे इसके बारे में। जलवाष्प तो बस वाटर वेपर है, जल से जो निकलता है। एरोसॉल में आपके आ जाते हैं धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, CO2 स्टार देकर साइड में ऐसे लिख लीजिए CO2। ये दोनों कोई जरूरी नहीं है। नाइट्रोजन किस चीज में जरूरी होता है बताइए? नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है? सर ये अक्रिय गैस है, ये आग को बुताने में सर। हाँ, नाइट्रोजन अगर नहीं रहता
तो कोई भी वस्तु बहुत तेजी से जल जाता, ठीक है। और क्या क्या उपयोगिता नाइट्रोजन का? ये बल्ब जो होता है सर उसमें भी लगाया ये बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें प्रोटीन के रूप में जमा होता है, पौधे को बढ़ाने में सर। हाँ, शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या चीज है? शीतलक ठंडा करने में करते होंगे, नहीं पता हमको, ठीक। और क्या इसका उपयोगिता है नाइट्रोजन का? खाद में अगर हम देखिए इसका प्रयोग होता है वायुमंडल, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग हम खाद के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। पता ना खाद क्या क्या होता है? यूरिया में सबसे ज्यादा होता है। खाद में होता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जो उजला होता है वो यूरिया से मिलता है। ये फास्फोरस जो होता है वो कैसा होता है? डाई देखे ना? नहीं सर, फास्फोरस डाई थोड़े में, डाई तो अलग होता है सर। डाई में फास्फोरस कुछ रेड टाइप में होता है। अरे और एक काला होता है वो पोटेशियम, काला काला आता है, मतलब वो पोटेशियम। फास्फोरस में, डाई में फास्फोरस का वो डाई होता है नहीं, मतलब जो डाई होता है उसमें फास्फोरस का मात्रा होता है। बहुत लोग इसको दोनों मिक्स करते हैं। पोटास सर लाल होता है सर, जो हाँ लाल भी होता है, काला भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। तो वही ये तीनों हैं रासायनिक उर्वरक। तो आपने लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए, इसको थोड़ा सा रब कर दीजिए। अभी हम लोग कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। लिखिए यह एक ग्रीन हाउस गैस है, बहुत फेमस। सर ग्रीन हाउस गैस दिखा दीजिए, बता रहे हैं, सब बताएंगे आपको। अभी जब टॉपिक आ गया तो ग्लोबल वार्मिंग बताएंगे। यही ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। एक चीज समझिए, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं रहते तो क्या होता? सर बहुत गर्मी सर होता, तापमान नहीं रहते तब क्या होता? सर नहीं रहता तो पृथ्वी ठंडी होती बहुत ज्यादा, क्योंकि जितना सूर्य से इंसोलेशन मतलब सूर्य ताप आता सब टकरा के वापस चला जाता और पृथ्वी ठंडी होती, हम लोग नहीं होते। तो क्या था कि ग्रीन हाउस गैस के चलते ही यहाँ पे थोड़ा सा उष्मा रुक जाता है, जिसके चलते ये गर्म बना रहता है और हम लोग सस्टेन कर पाए हैं। लेकिन अब क्या है कि वो ज्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस, और उष्मा वो ज्यादा रुक दे रहा है, यानी अब उससे भी दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं? ग्रीन हाउस गैस है, लिख लिए, ठीक। जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हाँ बता रहे हैं। चलिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? इसको ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? GHG मतलब ग्रीन हाउस गैस। देखिए ठंडे इलाकों में अपेक्षा करिए जहाँ पे ठंडी है वहाँ पे लोग सब्जियां उगाने के लिए ऐसे शीशे का घर बना देते हैं। आप लोग कहीं देखे होंगे, बहुत जगह दिखते हैं। जैसे ठंडी में मान लीजिए गर्मी का पौधा उगाना होता है, समझ रहे हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी में भी वो सब धनिया वगैरह होता है जो उगा लेंगे उसमें, तो इसके लिए बनाया जाता है, शीशे का बना दिया जाता है। क्या होता है कि जब सूर्य से जो रेडिएशन आता है, सूर्य से जो सूर्य ताप है, प्रकाश है, वो किसके रूप में आता है? विकिरण के रूप में। विकिरण को हम कहते हैं, गर्म कई रूप में होता है लेकिन आता किस रूप में? विकिरण के रूप में आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन। देखिए विकिरण ही ऐसा माध्यम है जो क्या बोलते हैं, वैक्यूम से निर्वात में आ सकता है। बाकी जैसे उष्मा है वो निर्वात में थोड़ा ना जाएगा, लेकिन ये विकिरण जो है निर्वात से, क्योंकि सूर्य से कहाँ आ रहा है, बीच में कुछ है नहीं है, तो इसलिए वो विकिरण के रूप में आता है। लेकिन जब सूर्य से आता है तो छोटी तरंगों के माध्यम से, छोटी तरंग वेवलेंथ जानते हैं, थोड़ा सा साइंस जो होंगे, लघु तरंगों के रूप में आते हैं, ठीक है। रेडियो वेव होता है, कॉस्मिक वेव, अल्ट्रावायलेट वेव, ये सब साइंस में आप लोग पढ़े होंगे। तो सूर्य से जब प्रकाश आता है किस रूप में आता है? लघु तरंगों के रूप में, जिसका वेवलेंथ छोटा होता है, ठीक। लघु तरंग के रूप में आता है, तो ये शीशा होता है, इसमें जो शीशा उसको इंटर करने देता है, क्योंकि लघु तरंग के रूप में है तो इंटर करने देता है। उसके बाद एक धरातल पर ये टकराता है और धरातल से टकरा कर फिर वापस निकलता है, जाता है कहाँ? वापस चला जाता है सूर्य के पास, मतलब वायुमंडल में निकलता है। लेकिन अब क्या है कि बीच में ये शीशा जो है, और क्या होता है कि जब ये टकरा के वापस आता है तो ये बन जाता है दीर्घ तरंग, ठीक है। आता किस तरंग के रूप में है? लघु तरंग, लघु तरंग, ठीक।
उसका वेवलेंथ छोटा होता है, लेकिन टकराने के बाद उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के चलते क्या होता है, ये जो शीशा है बीच में लगा हुआ है वो रोक देता है, यानी इंटर होने देता है लेकिन वापस आने नहीं देता है। और इसलिए ये अपेक्षाकृत ये जो शीशे के अंदर का जो भाग है वो क्या होता है, गर्म रहता है। सेम कंसेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है, और भी गैस है जिसको लिखवाएंगे, ऐसे गैस करते हैं। ये भी क्या करते हैं, परत जैसा बना देते हैं वायुमंडल में, लघु तरंग सूर्य का आ जाता है, लेकिन टकराने के बाद जब दीर्घ तरंग बन जाता है, समझ रहे हैं ना, दीर्घ तरंग में इंफ्रारेड वगैरह आते हैं, तो उसको वापस नहीं जाने देता है बल्कि वो रोक देता है, जिससे धरातल जो है वो अपेक्षाकृत गर्म रहता है। अभी क्या है, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ज्यादा रुकेगा और ज्यादा गर्म करते जाएगा, यही हो रहा है। उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। बस में ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है, ग्लोब जो है यानी जो पूरा पृथ्वी जो है क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। वार्म मतलब गर्म हो रहा है, ठीक है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, समझ गए क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस देकर गैस दे दीजिए, कौन कौन से गैस है ग्रीन हाउस। तो कई बार पूछता है कि न्यून में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 है, सबको पता चल गया। CO2 लिख लीजिए। मीथेन CH4, फास्ट लिखिए, मीथेन हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हाँ देखिए NO2 या N2 ये सब कोई ग्रीन हाउस नहीं है, सिर्फ N2O है, ये ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं होगा। ये भी एक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, सिर्फ ये है, समझ गए। उसके बाद CFC भी है, CFC भी है, हाँ फ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस का तरह काम कर देता है। क्या सर ये तो ओजोन परत, ओजोन के परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसमें भी इसका रोल है, ठीक है। CFC ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, फ्लोरोकार्बन, ठीक। कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब काफी है, इतना ही। आपको एक ऑप्शन में NO2 दे देगा, एक ऑप्शन में आपको O2 दे देगा। जलवाष्प भी काम करता है, जलवाष्प भी लिख लीजिए। जलवाष्प से O2 मत लिखिए, जलवाष्प यानी H2O का क्या है, वो गैसीय रूप है, जल है उसका गैसीय स्टेट। उसमें सर ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है ना सर। H2O का है कि तीनों रूप में पाया हो जाता है सर, उसका 2H2 हो जाता है, इसीलिए वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। क्या सर, जब हीट करते हैं, देखिए किसी भी ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम होता है, इसीलिए ना वाष्प बनता है सर। नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है, बहुत सारा चीज जो गर्म करेंगे वो बन जाएगा। जैसे सॉलिड है, लोहा है, उसको गर्म करने पर वो लिक्विड बन जाता है, ये लिक्विड में गैस बन जाता है। ये तो किसी भी पदार्थ की क्या है, ये भौतिक अवस्थाएं हैं, ये सब मतलब नेचर है उसका, कह सकते हैं। जलाश लिख लीजिए। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, समझ गए। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है वो भी समझ गए। टेम्परेचर बढ़ रहा है, 2050 तक कहा जा रहा है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि जो अंटार्कटिका की जो बर्फ है या आर्कटिक की, यानी दोनों ध्रुवों पे जो है वो पिघल रहेंगे। पिघलने से क्या होता है, पानी बढ़ जाएगा समुद्र में। जो समुद्र किनारे दुनिया के जितने बड़े बड़े शहर हैं, मेगा सिटी जो सब समुद्र किनारे, जैसे भारत में मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कन्याकुमारी छोटा शहर है। अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया वगैरह जो शहर है, लंदन, ये सब कितने जितने बड़े शहर होंगे आपको, वो सब पोर्ट मतलब जहाँ बंदरगाह होती है, वहाँ से व्यापार आसान होता है। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है उनके लिए, क्योंकि वो डूब जाएंगे, समझ रहे हैं। और क्या है कि समुद्र की जो लवणता है, मतलब नमक का जो मात्रा है, वो भी कम हो रहा है। जब बर्फ ग्लेशियर पिघलेंगे, वो तो मीठा पानी देगा ना, वो मिल रहा है उसमें ज्यादा हो जाएगा सर। मतलब मीठा पानी, अगर नमक वाला पानी है उसमें मीठा पानी डालेंगे तो नमक कम हो जाएगा ना, पृष्ठ तनाव उसका सही कम हो जाएगा ना, तो अच्छा है, खराब डूबेगी सर। खराब है ना वो भी, मतलब जो जलीय जीव है उनके लिए भी खराब है। बहुत सारे कोरल रीफ हैं, उसके जब समुद्र के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके लिए वो खराब है, क्योंकि वो नमक में रहने के आदि। एक लिख लीजिए, ओजोन दे दीजिए थोड़ा सा, O3। ये भी पूछा है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि 3 नेसेंट ऑक्सीजन से मतलब ऑक्सीजन मिलता है, वो ओजोन बनता है। 3 इसमें होते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं ना, एक अणु ओजोन का, एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु, जो छोटा होता है परमाणु बोलते हैं ना, नहीं समझे,
वो तो परमाणु द्रव्यमान वगैरह आप चले गए, जैसे वो 3 यानी 3 ऑक्सीजन से मिल गए, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएचयू का। लिखिए, यह वायुमंडल को यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाता है। यह वायुमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक, इसके एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। देखिए, इसका क्षरण का कारण, क्षरण मतलब इसमें कमी हो रही है, CFC है। आप लोग CFC पहले बता चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? CF2Cl2 सूत्र उसका होता है CF2Cl2। इसमें क्लोरीन है और फ्लोरीन है। ये कहाँ से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? रेफ्रिजरेटर से और एसी से। लिख लीजिए, या घरों में रेफ्रिजरेटर एवं एसी। देखिए, एसी और रेफ्रिजरेटर क्यों यूज किए जाते हैं घरों में? सुख सुविधा के लिए, मतलब जीवन को ईज ऑफ लिविंग जो है उसको आसान करने के लिए। रह तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन वो सब चाहिए। यानी इसको इसकी जो प्रवृत्ति है इसको बोलते हैं मटेरियलिज्म, यानी भौतिकवादी। मनुष्य क्या हो जा रहा है कि भौतिक चीजों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। हर चीज के लिए आपको मशीन चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो यूरोप में मतलब खराब चीज है, खराब चीज है। देखिए, हर चीज का बैलेंस उपयोग होना चाहिए। ये मतलब डायरेक्ट ये नहीं कह सकते खराब है। जो टेक्नोलॉजी है या जो भौतिक आज की जो गुण है उसने समाज को और भी बहुत सारी चीजें दी हैं। साइंस में कितने डेवलपमेंट हुए हैं। मान लीजिए कोरोना जैसा पेंडेमिक बहुत पहले आ जाता तो संभालना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते थे। क्योंकि पहले भी तो बहुत सारे पेंडेमिक आते थे, महामारी वगैरह आते थे ना। तो साइंस का मतलब दोनों है, तो साइंस ही है ना। ये भी रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, सब साइंस के एप्लीकेशंस हैं। ओके, आपने मतलब कंपोजिशन पढ़ लिया, समझ गए? एरोसोल अगर बता दिए थे, धूल कण वगैरह जो होता है वो एरोसोल होता है। जलवाष्प तो सबको पता है, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? ठीक है, लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें बहुत क्वेश्चन होता है। हर साल इससे क्वेश्चन आए हैं। और इसके बाद जो पढ़ाएंगे विंड, पवन, उससे हमेशा आते हैं क्वेश्चन। उसी में आपको पढ़ाएंगे मॉनसून वगैरह, और इंडिया क्लाइमेट भी उसी चैप्टर में पढ़ा देंगे। इसीलिए बताया ना कि हम थोड़ा अलग पढ़ाते हैं। जैसे पढ़ाएंगे, ये सब है भौतिक भूगोल का, फिजिकल का है, और उसमें आपको पढ़ाएंगे विंड, लेकिन उसी में इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेट पढ़ा देंगे आपको। तो दोनों एक साथ पढ़ा देंगे, आपको समझने में थोड़ा सा आसान लगेगा। क्योंकि जो पढ़ाएंगे क्या होता है सब बताएंगे आपको, चिंता मत कीजिए। आप बहुत अच्छे से बताएंगे। उसमें तो आता है क्वेश्चन में से, तो वही नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। क्या बताएंगे तो मतलब अभी के लिए अगर थोड़ा सा समझना हो तो समझिए कि ऐसी, देखिए जो धरातल पर चलती है हवाएं, उसको आप आराम से व्यापारी पौने कह लीजिए, पछुआ पौने कह लीजिए, जैसे जैसे उनका कैरेक्टरिस्टिक से हिसाब से उनका नाम रखा गया। लेकिन जो धरातल से ऊपर, ज़्यादा ऊपर, मतलब 6 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो बह रही हैं, सिर्फ वो पश्चिम से बहती हैं। जेट हवाएं जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, बहुत तेज चलती हैं वो ऊपर। तो उनको मतलब वो जो हवा है उसका क्या नाम रख दिया गया? जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्यों रखा गया है? विश्व युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, ठीक है, आप लोग को जो मैप पढ़ाए थे, हम लोग बताए थे, यहाँ पे ऐसे जापान था, यहाँ पे ऐसे, जब प्रशांत महासागर जब मैप बनाए थे तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके था ना, यूएसए नीचे, यहाँ पे यूएसए हो जाएगा, ठीक है, मतलब बीच में प्रशांत था। तो यहाँ से जब विश्व युद्ध में जापान क्या था, दूसरे साइड था, समझ रहे ना, ये धोरी राष्ट्र की साइड था, ये मित्र राष्ट्र के साइड थे। तो यहाँ से जापान जेट जाता था। पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था एरोप्लेन, तो जेट से बम गिराए जाते थे जापान के ऊपर,
ठीक है, हवाई जहाज से ऊपर। सर जेट को वही विमान ही ना बोल रहे थे। हाँ, जेट विमान का नाम है, समझ रहे हैं ना। जेट एक हाँ, वो आज भी चलाया जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा कमर्शियल नहीं है वो। आजकल एरोप्लेन जो है वो आ गया। तो वही जेट से जाते थे, बम गिरा के और वापस लौट के आते थे। ठीक, इन्होंने पाया कि जाने टाइम में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जापान में। आने में बहुत आराम से वो, चूँकि हवा क्या हो रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ वो चलते हैं, हवाएं चलती थी और उनसे बहुत आसानी से आ जाते थे। इन्होंने कहा कि एक हवा चल रही है ऊपर, जो अभी तक किसी को पता नहीं था। समझ रहे हैं ना, धरातल से 6 से 8 किलोमीटर के आसपास में एक हवा चल रही है। उन्होंने उस हवा का नाम क्या रख दिया, जेट स्ट्रीम रख दिया, क्योंकि जेट को उससे फायदा हो रही है, इसलिए क्या नाम है ये, जेट स्ट्रीम। भारत में उससे वर्षा भी होती है। अभी ठंडी के दिनों, कुछ दिन पहले दिल्ली वगैरह वर्षा हो रही थी ना, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा इधर बादल वगैरह थे, तो उसी के चलते थे, जेट स्ट्रीम के चलते ही थे। आपको जब पढ़ाएंगे, कह रहे हैं ना मौसम वगैरह आपको सब पढ़ाएंगे, क्लाइमेट भारत की जलवायु बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। उसको पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो मिला हो सकता है, वेस्टर्न। ठीक है, क्यों विक्षोभ सब बताएंगे उस टाइम। क्या पढ़ाए थे अभी, स्ट्रक्चर मतलब वायुमंडल की संरचना। ठीक है, कि ये गैस है, हमको सब पता चल गया। अब वो कैसे हैं, मतलब किसका जो सांद्रता है, जो मात्रा है, किसमें ज़्यादा है, किस किस परत में बांटा गया है। तो लिखिए, वायुमंडल को नीचे, वायुमंडल को गैसों के सांद्रता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। पहला क्षोभ मंडल, साइड में दे दीजिए, साइड में दीजिए, उसको मैप में दिखा दीजिए। दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, फास्ट में, चौथा आयन मंडल, तीसरा मध्य मंडल हो गया, मेसोस्फीयर, चौथा आयन मंडल या ताप मंडल, उसको ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर। और लास्ट में बहिर्मंडल, लास्ट में बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ठीक, देखिए ये आपका मान लीजिए अर्थ हो गया आधा, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, धरातल हो गया। अगर ये ऐसा रहता पूरा, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर होता बीच में, होता ना 0 डिग्री। आपको पता है कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है सूर्य के सबसे ज्यादा सामने रहता है ना, हमेशा वहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा वर्ष भर सीधी पड़ती है। इसलिए जो वायु होगा यहाँ पे जो वायुमंडल होगा, क्योंकि वर्ष भर जब सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पे गर्मी ज्यादा होगा, और गर्मी चलते क्या होता है, वायु फैलते हैं, फैल के वो जो क्षोभ मंडल होगा यहाँ पे, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ज्यादा होगी या फिर लंबाई, तो यहाँ पे ज्यादा लंबा होता है। और जैसे जैसे आगे जाएगा मतलब ऊपर ध्रुव तरफ, तो ठंडा होता है। यहाँ पे बर्फ है, नीचे बर्फ है। ठंडा में क्या होता है कि वायु जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तो इसलिए क्षोभ मंडल जो है उसकी ऊंचाई जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं कम होती जाती है। बस में गए, विश्व रेखा क्या होती है, उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है। बस में ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये गर्म है और ये ठंडा है। यहाँ जो इसकी जो हाइट है वह है 18 किलोमीटर के आसपास होती है, और यहाँ पे 8 किलोमीटर के आसपास। समझ आ गया, इसलिए वो क्या बोलते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल। लिखेंगे बाद में इसको। इसके बाद दूसरी परत होती है जो है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। इसकी हाइट जो है यहाँ से 50 किलोमीटर। ये 50 अब
इसके बाद अब चूंकि बाद में उतना फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये सब मतलब इधर नहीं, कभी इधर का पूछिए, कभी इधर का कितना होता है, तो बाद में जो ठंडा है वो कम ही दूरी तक मतलब फर्क पड़ता है उससे, बाद में सब बराबर होने लगता है। बहुत बड़ा हो रहा है क्या मैं, आप लोग छोटा कर लीजिएगा इसको। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर। ये क्या है यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक रेट से। ये है क्षोभ मंडल, ठीक। ये है संताप मंडल, ये है मध्य मंडल। इसके बाद एक और है, इसका नाम क्या है? आयन मंडल, बहिर्मंडल नहीं, आयन मंडल या ताप मंडल। ये है आयन मंडल। इसकी जो ऊंचाई है ये 640 किलोमीटर तक। इसी में यान आयन मंडल। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बहुत दूर तक इसका कोई लिमिट नहीं है, आपका बहिर्मंडल आ जाता है। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। फास्ट बना लीजिए इसको। चलिए एक में दे लीजिए क्षोभ मंडल, और उसके बारे में 3-4 पॉइंट लिखाएंगे बस, बाकी पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक। इसकी ऊंचाई कहाँ तक होती है सब समझ में आ गया, दिखाने की जरूरत नहीं है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। मतलब जितना आप देखते हैं आंधी तूफान चक्रवात वर्षा, समझ रहे हैं, सब घटना कहाँ हो रहा है, सिर्फ 18 किलोमीटर से अंदर हो रहा है, बाहर कुछ नहीं होता। स्टार्ट दे दीजिए, लिखिए, कई बार पूछा है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर घटता है 1 डिग्री सेल्सियस। 165 मीटर जब जाएंगे ऊपर, आप यहाँ से धरातल है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर टेम्परेचर अभी कितना होगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर पे, या फिर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? लेकिन जो ये टेम्परेचर का घटना है, ये क्षोभ मंडल के लास्ट में आकर रुक जाता है, और यहाँ पे ये टेम्परेचर न घटता है ना बढ़ता है, यानी बराबर रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समताप। समझ गए ना? और ये भी हो गया कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं छूट रहा है, दिखा दीजिए थोड़ा सा पॉइंट देते हैं। ठीक ठीक, एक स्टार देके लिखिए। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल, ये दोनों के बीच का जो भाग है, ठीक है, को ट्रोपोपॉज, इंग्लिश में क्षोभ सीमा अगर दे दिया, हिंदी देखिए कई बार एग्जाम में ये देखने को मिलता है, कई बार हिंदी को इंग्लिश का इंग्लिश ही लिख देता है। जैसे हिंदी में ही आपको ऑप्शन में दे देगा ट्रोपोपॉज, समझ रहे हैं, ऐसे ही लिख देगा, हिंदी में लिख देगा उसका। क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। चलिए दूसरा लिखिए समताप मंडल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? ट्रोपोपॉज को ट्रोपो इसमें क्षोभ सीमा लिख लीजिए। ये पूछेगा कि जितना मतलब मौसम संबंधी है, कई बार पूछता है ये भी घटनाएं कहाँ होती है, या फिर पूछेगा बारिश वगैरह जितना घटनाएं होता है, मौसम संबंधी घटनाओं को तो समझ गए ना, सब क्षोभ मंडल। इसमें तो जहाज भी कभी कभी इसी में उड़ती है, जो ये समताप रॉकेट उसमें उड़ता है, इसी में से निकल। अरे आएगा नीचे ही ना, लेकिन समताप में उड़ाना, जैसे इसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ाया जाता है। लिखिए दूसरा, लिखिए समताप मंडल लिखिए। देखिए इसमें तापमान स्थिर रहता है,
समताप में। इसमें तापमान और जेठ हवाएं जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में आपको उसमें लिखना चाहिए था। जेठ हवाएं क्षोभ मंडल में अगर जगह हो तो लिख लीजिए। जेठ हवाएं क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी परत में बहती हैं। समताप में लिखिए। वायुयानों की उड़ान के लिए अनुकूल है ये। आप अपने से लिख लीजिए फास्ट ऐसे भी लिख सकते हैं वायुयान की उड़ान, बस इतना ही आपको समझ में आना चाहिए। समताप में हाँ उसमें दूसरा कुछ हाँ एक ओजोन बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक लिखिए। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ब्रैकेट में लिखिए 15 से 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम उसका घनत्व पाया जाता है। 15 से 30 समझ गए? 15 से 30 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्षोभ मंडल में भी स्टार देख लीजिए इसमें समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग को स्ट्रेटोपॉज, नीचे लिख रहे हैं समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। स्ट्रेटोपॉज क्या कहेंगे फिर? समताप। अरे कोई जरूरत नहीं है, आप देखिए जब नहीं आता है ऑप्शन में तो यही ना देगा सर। हाँ ऑप्शन में यही देगा, हिंदी नहीं भी देगा तो इंग्लिश एक बार देख लीजिए जब नहीं समझ में आता है। सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि 15 से 30 किलोमीटर, 15 से तो क्षोभ हो जाएगा। देखिए 15 से 18 यहाँ पे है, लेकिन 3 किलोमीटर उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जहाँ तक इसमें है वो समताप नहीं तो है। और यहाँ पे 18 है, कम भी तो होता है 18 से 8 यहाँ पे यहाँ पे 8 पे आ गया वही चीज। लेकिन उसको किस में कहेंगे बताइए? 15 से है 30 तक है, किसमें समताप नहीं कहेंगे। लेकिन समझ सकते हैं कि हाँ इसमें के बीच में वो आइडियल नहीं है। समझे कोई वहाँ पे बॉर्डर थोड़ा ना बनाएगा, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ा ना है, वो भी उतना नहीं है। चीन वगैरह का वास्तविक उतना मतलब आइडियल नहीं है ये। मान लिया गया कि हाँ इतना कंसंट्रेशन ज़्यादा है, समझ रहे ना। इंडिया चाइना का बॉर्डर यहाँ पे उतना ओरिजिनल है ही नहीं है। वो कहता है कि यहाँ तक मेरा है, ये कहता है यहाँ तक मेरा है, समझ रहे हैं। बस ऐसे ही ये अनुमान के लिए लगा दिया कि हाँ 18 किलोमीटर तक है। बस समझ गए। तीसरा लिखिए मध्य मंडल। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य मंडल में कुछ नहीं है। दिखाई दे इसमें कुछ दिया है? मध्य मंडल दिया ही नहीं। मध्य मंडल, आयन मंडल, मदर ऑफ पीरियड क्लाउड तो बोलते हैं इसको, समताप मंडल को। बादल, मदर ऑफ फॉल क्लाउड नाम के बादल पाए जाते हैं। आप लिख सकते हैं उसको, हो सकता है तो मुलाब। हाँ उसको कर लीजिए, टिक कर लीजिए। अब तापमान नहीं पूछेगा वो, पूछा तो इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। मध्य सीमा है वही कह रहे हैं। कह लीजिए आप या मध्य सीमा है, बीच का है, देखिए या बीच का परत है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेजर्स पे इम्पोर्टेंट है सर लुसेंट है वैसे कहते नहीं, लुसेंट में इतने ज्यादा फैक्ट है, इसकी ड्रॉबैक्स यही है। मतलब बहुत सारी चीजें हमने पढ़े हैं ना उसको, इसमें इतने सारी चीजें हैं कि आप एक तो रट नहीं पाएंगे। फर्स्ट टाइम में आपको लगता नहीं है कि इसको रटे किसको छोड़े। आप हिस्ट्री वगैरह आपको अभी अगर पढ़ेंगे, पढ़ने बैठेंगे अच्छे से तब पता चलेगा आपको। आपको इतना डाटा वगैरह चार्ट वगैरह बनाया है, आप रटते चले जाएंगे इसमें रहना। देखिए वो बहुत चीज पूछेगा भी नहीं आपसे। तो यही ऊपर ऊपर से इसको कम से कम 3 बार आप लोग इसको आप मतलब एश्योर कर लीजिए कि आप 3 बार कम से कम इसको पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। आप में ज्यादा काम होता है तो आप 5 बार ही पढ़ सकते।
अरे वीडियो बायोलॉजी वगैरह देखिए, बायोलॉजी वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सर बायो में इसमें से भी क्वेश्चन बायो जैसे 4 लिखिए, 4 था ना, मध्यमंडल छोड़ दें। 3 हो गया ना मध्यमंडल, बीच का है, उसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आयन मंडल इसमें कुछ नहीं। आयरन नंबर उसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आयन मंडल में ये सब छोड़ा जाता है। आयन मंडल में लिखिए, 15 देखिए इसमें आयनीकृत कण पाए जाते हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, आयनीकृत कण पाए जाते हैं। जो हम पहले रेडियो चलता था, एंटीना खड़ा करते थे ना उसमें, अब तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है खैर, तो उसमें जो रेडियो वेव होते थे वो आयन मंडल से ही रिफ्लेक्ट होकर आते थे। सर गांव में सर साइकिल के रिंग पर ही मतलब वो खड़ा कर देते थे। हाँ मतलब तो पहले क्या होता था कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या होता था कि जो रेडियो के लिए जो वेव आते थे वो आयन मंडल से ही टकरा कर आ जाते थे। सर तो उसमें सेटेलाइट होगा तब ना। उसमें सैटेलाइट नहीं था, वो जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स थे उसमें ना, वहीं वापस भेज देते थे उसको। वहाँ एक समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, मतलब वो नेचुरल तरीके से था। तरंग टकराने के लिए इलेक्ट्रॉन उपयोग। हाँ, वहाँ पे जो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे, वहाँ पे चार्जेस है, तभी तो उसका आयनोस्फीयर नाम है, आयन है वहाँ पे, उसी आयन से वो टकरा कर वापस आ जाते थे और रेडियो वगैरह चलते थे। अभी क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है और रेडियो वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन टीवी का जो है विजिबल रेज वगैरह जो आते हैं अब तो ज़्यादा है ना, मतलब रेडियो अभी नहीं है, एलसीडी चलाने के लिए, सब चलाने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए, सैटेलाइट पे अब जरूरत है। मतलब वो हम लोग क्या करते हैं, पहले नेचुरल तरीके से आता था, हम लोग उसको कृत्रिम तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि वापस तुम जाओ, समझ रहे हैं? तब सेटेलाइट का जमाना आ गया है, तब उसका आयोनोस्फीयर का ज़्यादा प्रयोग नहीं है। सुनिए, लेकिन पहले क्या था, समझ में आ गया? तो इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए। हालांकि अभी भी कुछ लोग रेडियो वगैरह यूज करते हैं, तो हमको लगता है कि उसी तरह से आता होगा अभी भी। सबसे पहला गीत उसमें गाता है। ठीक है, उसकी ज़्यादा है, लिखिए। बोलिए। हाँ, हो गया। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी तक आते हैं, लेकिन अब इसका कोई उपयोग नहीं रहा है क्योंकि सैटेलाइट आ गया। लेकिन इसका उपयोग नहीं रहा। ये लिखना जरूरी नहीं है, रुक जाइए। समझाने के लिए है बस। चलिए लास्ट में वायुमंडल लिख लीजिए। सर जी, सैटेलाइट स्थापित वहाँ पे मतलब किया जाता है ना। हाँ, जो पृथ्वी के नजदीक वाले जो सैटेलाइट्स हैं उसको डाला जाता है, बाकी उसके बाहर भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है उसको। वायुमंडल, वायुमंडल लिखिए, एक्सोस्फीयर। मतलब बाहर का, उसका शब्दार्थ है पूरा। जो इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है, हल्के गैस हैं जो। तो आपका आज समाप्त हो गया, एटमॉस्फेयर का फिनिश। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। आपने ग्रीन हाउस गैस के बारे में थोड़ा सा जान लिया। क्वेश्चन प्लीज। रुक जाइए अभी, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। यस सर, 10 मिनट है सर। देखिए सूर्य ताप लिखे हैं। नया टॉपिक है, थोड़ा सा उसमें जान लीजिए, मतलब ज्यादा उसमें है भी नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। सूर्य ताप, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंसोलेशन। मतलब भाई जो विकिरण के रूप में सूर्य से प्रकाश जो आते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप समझ आएगा, लिख लीजिए थोड़ा सा एक कि विकिरण तरंगों के रूप में, ब्रैकेट में लिखिए लघु तरंग, विकिरण तरंग ब्रैकेट में लघु तरंग,
के रूप में सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा को सूर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं। क्या ताप में अगर प्रकाश चलेगा तो उसमें उसका चाल पर कोई फर्क पड़ेगा? मंडल है सभी, प्रकाश की जो चाल प्रकाश- हमेशा कांस्टेंट होती है, मतलब एक मिनट। जब वो मीडियम में आएगा, जैसे कांच वगैरह में तो कम होता है, वो तो पानी हाँ वगैरह पानी में। में, लेकिन ये निर्वात निर्वात अगर में गैसों हमेशा- में अगर उसमें मात्रा जितनी भूल कर रहा है तो जरूर उसका इफेक्ट करेगा। प्रकीर्णन वगैरह होते हैं, स्कैटरिंग हाँ वगैरह, वो तो लेकिन प्रक्रिया होता है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। जब मीडियम चेंज होता है, जैसे अपवर्तनांक जिसको मीडियम चेंज करेंगे तब उसका घटेगा। ठीक, एक इसमें बहुत अच्छा टर्म है। एक चीज समझिए कि सूर्य से जो प्रकाश आते हैं उससे वायुमंडल या पृथ्वी गर्म नहीं होते हैं। जब वो टकराता है, टकराने के बाद जब वापस आता है तब गर्म होता है। इसलिए धरातल सबसे ज्यादा गर्म है, ऊपर टेम्परेचर कम है। रिफ्लेक्शन होता है। मतलब पृथ्वी से टकराता है, उसके बाद वो गर्म, क्योंकि समझिए लघु तरंग के रूप में आ रहा है, फास्ट से निकल जाएगा, शॉर्ट वेवलेंथ है। जब बड़ा वेवलेंथ होगा तब वो अच्छे से गर्म करेगा उसको, इसलिए धरातल पर टकराने के बाद वो गर्म करता है। इसमें अच्छा सा कंसेप्ट है अल्बिडो, इंग्लिश में बोलते हैं अल्बिडो। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्बिडो। इसका मतलब क्या होता है सर? दिखाइए, इसमें अल्बिडो दिया है। हाँ सर दिया है। सूर्यताप की मात्रा की अनुपात दोनों के बीच रिफ्लेक्शन वाला दिया है सर। यहाँ यहाँ पे इसका क्या रिफ्लेक्शन वाला ठीक है, आपको डिफिनेशन नहीं थोड़ा समझ लीजिए सिर्फ एलईडी को। मतलब मान लीजिए 100% आ रहा है सूर्य से इंसोलेशन है, उसके बाद क्या होता है, कुछ प्रकाश जो है वो बादल से ही टकरा के वापस चले जाते हैं। बादल वाइट 45 से 46%। अब परसेंटेज में मत देखिए, वो परसेंटेज देखिए, सिर्फ आपको पूछ सकता है कि एलईडी क्या होता है, चाहे या फिर सूर्य से आने वाले प्रकाशों को टकराने के बाद जो वापस भेजा जाता है उस घटना को क्या कहते हैं, ये पूछेगा एलईडी। और भी ऑप्शन दे देगा, सब ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि बादल कितने टकराते हैं वापस भेजते हैं, या फिर धरातल कितना भेजता है। तो कुछ बादल से टकरा जाते हैं वापस चले जाते हैं, कुछ आते हैं धरातल से टकरा कर वापस आते हैं, कुछ बादल रोक देता है, कुछ निकल जाते हैं। मतलब इसी को अल्बिडो कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। यानी जो वापस भेजने की, जो पृथ्वी की धरातल की जो है वापस भेजने की जो मात्रा है, कितनी कैपेसिटी है, उसको क्या बोलते हैं, अल्बिडो कहते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ है, वो क्या होता है, व्हाइट होता है, उसकी अल्बिडो कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो व्हाइट कलर का है, वो मैक्सिमम जो है ध्रुव के ठंडा होने का एक कारण ये भी है कि जो सूर्य वहाँ पे पहुँचता भी है तापमान, तो मैक्सिमम तापमान को वापस ही भेज देते हैं। यानी सूर्य के तापमान पहुँचने का वहाँ पे कुछ फायदा भी नहीं होता, समझ रहे हैं। इसलिए वहाँ पे 6 महीने का अगर दिन भी होता है, पता है ना, 6 महीने का दिन और 6 महीना रात होता है, तो 6 महीने का दिन भी होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर सूर्य के तापमान को वो प्रकाश को वो वापस भेज देते हैं। वो उसका मतलब ताप में परिवर्तन नहीं करते हैं वहाँ पे, मतलब गर्म नहीं होते हैं, समझ रहे हैं। सबसे कम अल्बिडो किसका होगा, सफेद कम मैक्सिमम उसका होता है। उसका मैक्सिमम बर्फ का होगा, काला होता होगा, या फिर रूखरास होता होगा, चट्टान वगैरह, जैसे जो ब्लैक सॉइल होते हैं आपका महाराष्ट्र वगैरह में होते हैं, मतलब बेसाल्टिक चट्टानें जिसको कह सकते हैं, चट्टान वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और वो ज्यादातर ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उनका एल्बिडो जो है वो कम होता है। बस में तो थोड़ा सा यही लिख लीजिए समझने के लिए कि पूछ सकता है कि एल्बिडो किसका ज्यादा होता है। ब्लैक का बर्फ का एल्बिडो ये लुसेंट वगैरह में मिलेगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इस समझने के लिए। बर्फ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, जबकि काले एवं उबड़ खाबड़, क्या बोलते हैं उसको, बड़े लाल से उबड़ खाबड़ लिखो,
मतलब काले एवं मतलब देखिए रफ, इंग्लिश का उसका वर्ड रफ चट्टान मतलब रहेगा तो ज्यादातर वो ऑब्जर्व करता है। तो रफ ऊपर खाओ ना, लिख लीजिए ऊपर खाओ। सर जी परतदार तो हो सकता है। परतदार ऊपर से देखना है तो मतलब जो रफ होगा जितना, ठीक है, प्लेन होगा तो थोड़ा सा और भी वो वापस कर सकता है, लेकिन जो रफ है वो ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। समझ रहे नहीं कहने का मतलब? अगर आप समझ जाए रफ ROUGH होता है वो समझ जाए तो वो लिख लीजिए। चट्टान का अल्बिडो मतलब कम होता है, बस समझ गए। रफ चट्टानों का अल्बिडो कम होता है। एक चीज समझिए, 6 महीने रात होता है तो हम लोग कैसे कैसे रहते हैं? सर दिनों का मालूम होता होगा कि नहीं कि दिन हो रहा है क्या? एक तो वहाँ आइस है, रात होने का वहाँ कोई उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी देखिए और जो व्हाइट चीज़ होता है ना वो इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है कि रात को थोड़ा सा वो दिन जैसा बना देगा। आइस चारों तरफ नीचे से चारों तरफ आइस है, कोई ग्रीन कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, वेजिटेशन वगैरह होते ही नहीं अब, मतलब जहाँ मेन ग्लेशियर्स वगैरह हैं वहाँ पे कोई पेड़ पौधा सही जलविहीन क्षेत्र माना जाता है ना। डेजर्ट उसको बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। टी-शर्ट तो सर ये यही हो जाए तो कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। उसकी प्रकृति बना। देखिए डिजर्ट का मतलब होता है कि जहाँ कोई जीव जंतु पेड़ पौधा नहीं उसको डिजर्ट बोलेंगे। जैसे राजस्थान में जो है उसको हॉट डिजर्ट है वो, वहाँ पे जो बर्फ में है वो कोल्ड डिजर्ट होता है। इलेक्ट्रॉनों का घूर्णन बहुत काफी होता है, इसीलिए वो चमकता है बालू जो है। तू तो एकदम विज्ञान में घुस गया। ठीक है, तो हो गया क्लास आपको खत्म हो गया, रुक जाइए। अगले क्लास में आपको विंड पढ़ाएंगे, जिसमें प्रेशर बेल्ट्स कैसे कैसे प्रेशर छोड़ रहे हैं, ये सब थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में, और पछुआ पवन जिसको वेस्टर्लीज बोलते हैं, व्यापारिक पवन है यानी ट्रेड विंड्स, उसके बाद पोलार विंड्स और चिनूक फॉन जो आप लोग करते हैं, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके बाद एक क्लास में और लग सकता है आपको मानसून में अगर पढ़ाएंगे, इंडिया क्लाइमेट भी पढ़ा देंगे उसी में, क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं दक्षिणी गोलार्ध के जो ट्रेड विंड्स जब पढ़ाएंगे आपको साउथ दक्षिणी गोलार्ध की जो ट्रेड विंड्स है वहीं जाकर भारत में मानसून बनते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून जिससे हमारे यहाँ मैक्सिमम वर्षा होता है। कई बार पूछा है कि इससे मैक्सिमम वर्षा होता है, तो ये सब मतलब साथ में खत्म कर देंगे क्लाइमेट इंडिया का, और ये विंड खत्म हो जाएगा। लगभग 2 क्लास और लाएंगे इसमें और ये पूरा समाप्त होगा। उसके बाद माउंटेन वगैरह अगर पढ़ना चाहेंगे आप तो उसको पढ़ाएंगे, या फिर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। दक्षिण और पूर्व से सर आती है क्या मानसून? अरब सागर और हिंद महासागर से जब टाइम हो होता है ना तो वही जाकर Sanjay, please stop the camera. बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आप लोग, बंद कर दिया ना।